आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग। तो 24 का प्लान क्या यूसीसी से होगा आसान? उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट रिपोर्ट और उसके बाद शुरू हुई एक बार फिर से नई सियासत। कांग्रेस ने इस मामले में धामी सरकार पर सियासी निशाना साधा है। कांग्रेस वार कर रही है यह कहते हुए कि इस तरह की नीति से राज्य को कोई फायदा नहीं होगा। फिर सवाल यह कि क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव में फायदा उठाने के लिए यूसीसी ला रही है? कांग्रेस यूसीसी को लेकर सियासी हमला बोल रही है, यह कहते हुए कि ध्रुवीकरण करना चाह रही है सरकार। लेकिन सवाल यह कि यूसीसी से विपक्ष को क्यों है ऐतराज? यूसीसी को लेकर विपक्ष किस बात को लेकर संशय जता रहा है? और क्या वाकई में उत्तराखंड ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया यूसीसी को लेकर? और इस पर सियासत मजबूरी या जरूरी? और यूसीसी भी उत्तराखंड के लिए जरूरी या फिर मजबूरी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर प्रचंड आरंभ कर दिया है। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी उत्तराखंड में आ गई है और उत्तराखंड ने इतिहास रचने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। दरअसल यूसीसी को लेकर बनाई गई ड्राफ्टिंग कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना यूसीसी का ड्राफ्ट सौंप दिया है। मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में यूसीसी समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मसौदा समिति के सदस्यों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी मसौदा रिपोर्ट सौंपी, जिसको शनिवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जाएगी और 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में इस ड्राफ्ट को पेश किया जाएगा, जहां से पास होने के बाद ये राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी के बाद ये कानून प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा और ये इतिहास रचने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री धाकड़ धामी ने कहा कि हमने जो वादा किया है वो निभा दिया है। हमारी पार्टी ने ये संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो वो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद और 5 सदस्यीय कमेटी बनी। सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया है। विभिन्न स्थानों पर गए हैं। ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा। इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र जो ये विशेष सत्र आ रहा है इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आप सब एक तरफ सरकार और सीएम अपने इस प्रचंड आरंभ से खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष यूसीसी को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है और राजनीति करने का आरोप लगा रही है। जब यूसीसी का ड्राफ्ट आएगा तो हम उसको देखेंगे और उसके बाद अपनी बात कहेंगे। वैसे तो विषय केंद्र का है। अगर उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा, दिल्ली में नहीं होगा, तो किस तरीके से जो है ये सरकार इसको लागू करने में कामयाब रहेगी?
लेकिन भाजपा का तो चाल चरित्र चेहरा आप जानते हैं, जब चुनाव होता है तो इस तरह की बातें वो कहते रहते हैं। उन्होंने गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी कहा कि हम इस राज्य में भी यूसीसी लागू करने का काम करेंगे। तो क्या यूसीसी राज्यों में लागू होगी, क्या केंद्र इसमें मौन रहेगा, ये अब देखते हैं, जब ड्राफ्ट आएगा तब बात करेंगे। भाजपा के दिमाग में इस समय जितने बड़े मुद्दे उनको दबाने के लिए और कुछ है नहीं। चाहे आप केदारनाथ में सोने की चोरी देख लीजिए, यूसीसी देख लीजिए, नहीं ये SSC भर्ती घोटाला देख लीजिए, पटवारी पेपर लीक, अंकिता भंडार केस, शराब नीति, खनन नीति, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें बीजेपी को बैकफुट में आना पड़ा। मंत्रियों के कार्यों की सीबीआई जांच के निर्देश हाईकोर्ट दे रही है और सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है और अपील खारिज हो रही। तो ये सारे ऐसे विषय हैं जिसमें बीजेपी को सेटबैक है और सब चीज को ढकने के लिए एक उनका फिर से प्रयास है, हर बार चुनाव से पहले होता है। विपक्ष भले ही इसको लेकर सरकार पर राजनीति का आरोप लगा रहा है, लेकिन सरकार के इस कदम से संत समाज में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। संत समाज ने इसका स्वागत करते हुए सरकार की जमकर सराहना की है। यूसीसी का ड्राफ्ट जो सरकार ने पेश किया उसके लिए धामी सरकार को बहुत बहुत बधाई है। साधुओं का खूब खूब उनको आशीर्वाद है, क्योंकि वो यूसीसी जो विधेयक लाया जा रहा है उसकी जो कमेटी बनी थी, यहाँ आकर के भी हरिद्वार में हम कुछ विशिष्ट संतों से परामर्श हुआ था। शत्रुघ्न सिंह जी जो पहले कैबिनेट सेक्रेटरी थे उसको सदस्य है, और एक महिला जो जज थी। तो ये एक अच्छा प्रयास है, समरसता समाज में आनी चाहिए। किसी एक विशेष वर्ग को विशेषाधिकार संविधान के तहत नहीं होना चाहिए, सभी नागरिकों को समान एक व्यवहार होना चाहिए। तो उसका प्रयास उत्तराखंड जैसे एक छोटे राज्य ने किया जो देश के लिए एक नजीर बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आग की दरिया को पार करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है, लेकिन ये राह इतनी भी आसान नहीं रहने वाली है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर धाकड़ धामी अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो 24 का प्लान यूसीसी से होगा आसान। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ इस चर्चा में जो 3 मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं, देवेंद्र भसीन साहब राज्य मंत्री हैं, बीजेपी के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक हैं। गरिमा दत्त सोनी जो कि कांग्रेस के युवा चेहरों में से एक हैं, और साथ ही साथ संगीता शर्मा जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी का चेहरा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भसीन साहब बहुत बहुत बधाई हो सर। जी बहुत धन्यवाद। तो आखिरकार सपना साकार हुआ। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि क्या कुछ बदलने वाला है उत्तराखंड में यूसीसी? पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने जो विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की जनता से वादा किया था और जिस पर प्रदेश की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद दिया, वो काम अब होने वाला है और उसके निकट पहुंच गए हैं। निश्चित तौर पर ऐतिहासिक कदम है और उसके लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। जहां तक परिवर्तन का सवाल है, तो जैसा कि इसके नाम से ही एक वादा तो आपने लोकायुक्त को लेकर भी किया था सर 2012 में। ठीक है, उसकी बात अलग है, उसकी चर्चा। अच्छा, उसकी बात अलग है, ठीक है, आज उसकी बात नहीं करेंगे। करते हैं आज उसकी चर्चा। आज चर्चा है यूसीसी की। अच्छा, लोकायुक्त भूल जाए सर। नहीं, अभी फिलहाल चर्चा हम यूसीसी कर लेते हैं, तात्कालिक विषय है। नहीं, मुझे लगा खंडूरी है जरूरी, तो मैंने कहा लोकायुक्त भी जरूरी है, तो फिर इसलिए आप कह रहे हो नहीं लोकायुक्त जरूरी नहीं है, तो ठीक है। नहीं, लोकायुक्त की विषय हम कभी चर्चा करेंगे, उसमें फिर हम पूरा डिटेल देंगे। तो काफी कुछ यहाँ पर आज की आपकी डिबेट थोड़ा सा अलग दिशा में चली जाएगी, तो मैं केवल डिबेट को आज के विषय पे ही रखना चाहता हूँ। मेरा निवेदन ये है। और जहाँ तक यूसीसी से सवाल है परिवर्तन का, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समान नागरिक संहिता, यानी कि समानता का इसमें जो भाव है वो अपने आप में हमारे सामने स्पष्ट तौर पर आता है। और ये बात कोई भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये हमारे एजेंडे में तो रहा, लेकिन हमारे संविधान में भी इस बात के निर्देश दिए गए हैं, दिशा निर्देश तत्वों में यूसीसी होना चाहिए। और इसी क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपनी कई जो रूलिंग्स दी हैं उसमें भी यूसीसी। सर दिक्कत क्या है, फिर पूरे देश में ही लागू कर दीजिए। प्रभु राम की आप कृपा से आपकी सरकार है, पूरे देश में लागू करवा दीजिए। देखिए, ऐसा है कि अगर कहीं से शुरुआत हुई है तो अच्छा, तो मतलब उत्तराखंड प्रयोगशाला है? नहीं, प्रयोगशाला नहीं है। मैं मुख्य बात ये कह रहा हूँ कि अगर संविधान ने केंद्र के और राज्यों के अधिकार पूरे परिभाषित किए हैं और ये मसला राज्यों के अधिकार क्षेत्र में भी आता है, केंद्र का तो है ही,
साथ नहीं में नहीं, राज्यों के अधिकार को- राज्य के परिप्रेक्ष्य में तो सीए और एनआरसी भी आता है सर, वो फिर मसला फिर अलग हो जाता है ना, फिर वहां क्यों नहीं, तो फिर वहां केंद्र क्यों? नहीं, अगर एक हो रहा है तो हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। हम इस बात को डाइवर्ट क्यों करना चाहते हैं? अरे वो सर, क्यों नहीं एक होता? छोटा सा संशय था मेरे जहन में, फिर उसको क्लियर कर दीजिए, फिर मैं गरिमा जी के पास जा रहा हूँ। जी जी जो सरकार ने लोगों की राय ली, जी। वो किन लोगों से राय ली थी आपने? देखिए, सभी प्रकार के लोगों से राय ली गई थी। अच्छा। इसमें अभी संत समाज ने भी आपके सामने जिक्र किया। हाँ। सीमांत क्षेत्रों से बातचीत की गई और समाज के अलग अलग वर्गों से बात करने के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया कि वे आकर के अपनी अपनी नहीं, राय ये दें। अभी क्लियर नहीं है ना कि आप लोगों ने राय तो ली, लेकिन ली किससे राय? आप जैसे मैं बता रहा उदाहरण हूं के ना तौर पर आपको। बूथ स्तर पर आपका कार्यकर्ता है, आपने कहा कि अपनी राय दे दो, बात खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो पूरी एक जो उसकी एक प्रोसीडिंग्स है, हाँ। वो हमारी समिति के पास है। किसके क्षेत्र में उन्होंने बात की, किन लोगों से बात की, और उसी क्रम में राजनीतिक दलों से बात भी करी। हाँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से गया था, कुछ वामपंथी दल भी वहां गए थे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने उसका बहिष्कार किया था। सर, और ड्राफ्ट अब दिखाओगे नहीं, आप कहोगे कि लो करो नहीं, ओके, गरिमा पहली बात तो जी, ये नहीं नहीं, पहली ओके बात तो गरिमा ये जी, है अब तो ड्राफ्ट कि अभी दिखाना तो पड़ेगा सुझाव सर, दिए जा रहे हैं ना। अब तो ड्राफ्ट दिखाना तो पड़ेगा ना, है क्या उसमें? अब ड्राफ्ट दिखा रहे हाँ, हैं। अब तो मेरा विधानसभा कहना में ये है- आपको दिखाना पड़ेगा, एक हाँ, मिनट। नहीं दिखाएंगे ना। अब हाँ। हम जब बन गया तो दिखाएंगे ड्राफ्ट को। उसमें तो ड्राफ्ट नहीं, की बिना तैयारी की, बिना लोगों से बने राय सर ली। आप कहो कि इस पे हस्ताक्षर कर दो कोरे कागज पर, तो नहीं, फिर नहीं, कोरे पे बात। आपसे राय मांगी गई है। हाँ। आपसे राय मांगी नहीं, गई राय है। मांग किस पर रहे हैं, दीजिए। ये भी सवाल है ना। एक मिनट, किसी एक पर राय मिनट। मांग रहे हैं। हम क्या चाहते हैं, अगर किसी राजनीतिक दल का कोई दृष्टिकोण नहीं है, हाँ। कोई विजन नहीं है, तो हैरानी होती है। ठीक, यूसीसी ठीक, हमारे गरिमा जी, संविधान में 70 ये साल से है। अगर यूसीसी इनका से दृष्टिकोण नहीं इतनी- है, तो इनकी कमजोरी है। ओके, यूसीसी से इतना गुस्सा क्यों गरिमा जी? बिल्कुल कोई गुस्सा नहीं, कोई ऐतराज नहीं, कोई आपत्ति नहीं तिलक भाई। बात सिर्फ इतनी है कि जब तक मसौदा देखा नहीं तो कैसे कह दे अच्छा है या बुरा है। फिर तो कोई कमेंट कर ही नहीं सकते ना। किसको, किस समाज के किस वर्ग को एक समानता दी गई है, एक रूपता दी गई है, किसको छोड़ा गया है, किसके साथ पक्षपात हुआ है, किसके साथ भेदभाव हुआ है, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, ना आप में ना मैं। इतना डर क्यों? जिसको आप सदन में लाने जा रहे हैं, विधेयक बनाकर पारित करने वाले हैं, उसको पब्लिक डोमेन में लाने में इतना क्यों हिचकिचा रहे हैं? और आपका सवाल बिल्कुल मौजूद था, अगर इतना देश हित में है, प्रदेश हित में है, जनहित में है, तो फिर अमित शाह जी पूरे देश में क्यों नहीं लागू करते? फिर पुष्कर सिंह धामी जी इतने बावले हुए क्यों फिर रहे? और यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम है, तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ना। उत्तराखंड क्यों देश से अलग है क्या? किस महीने में अलग है उत्तराखंड? जो उत्तराखंड में लागू होगा और ना हिमाचल में लागू होगा, ना इस तरफ लागू होगा कि उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड जिनसे बाउंड्रीज जुड़ी हुई है उन प्रदेशों में लागू नहीं होगा, नीचे दक्षिण भारत को छोड़ दीजिए। तो इतना क्या नायाब अनूठा है आपके उत्तराखंड में कि इनके नागरिकों के साथ आपको एक्सपेरिमेंट करना है। और अनुच्छेद 368 कहता है तिलक जी कि संसद में यदि संशोधन किए भी जाए, पहले तो ये मौलिक अधिकारों का हनन है, और हनन होने के बाद यदि इस पर संशोधन करने की कोशिश भी संसद करती है तो अनुच्छेद 368 संसद को असीमित शक्तियां नहीं देता कि वो संशोधन पर संशोधन करते ही चले जाए और अपने हिसाब से संविधान को मोल्ड करते चले जाए। ये संविधान की जो मुख्य उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, उसको डेंट पहुंचाने वाला है। यानी सदन में आप इसका विरोध करोगे? देखिए, मैं तो सदन में हूँ नहीं, तो मैं सदन में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि आपने इसको सर्वपक्षीय, सर्वदलीय और विधि सम्मत लोगों से, जो विधि की जानकारी रखते हैं, बुद्धिजीवी प्रबुद्ध वर्ग, उनको जो हितधारक है, जिनके साथ होना है आपका एक समन्वय स्थापित होना है, तो सभी लोगों से बातचीत करके, मतलब नहीं, आप हमेशा लोग कह रहे हो भारतीय कि जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है बीजेपी, धामी सरकार ध्रुवीकरण की। ये ध्रुवीकरण कैसे होगा इससे? ये कह रही हूँ कि गरम गरम खा रही है भाजपा। आखिर इतनी जल्दबाजी क्या है कि अधूरे मंदिर का आप प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, और आप यहाँ चुनाव को ध्यान में रखकर आप यहाँ जल्दबाजी में यूसीसी लागू करने की सोच रहे हैं। तो समवर्ती सूची का मामला है, जिस दिन भी केंद्र कानून बनाएगा वो अमरेला लॉ हो जाएगा और आपका कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। ठीक, बसीम साहब प्लीज जल्दी से, फिर मैं संगीता जी आपके पास आ रहा हूं। तो इजेंट जैसा वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी उत्तराखंड में 1.5 साल से जो आप ये कर रहे हैं। गरिमा जी बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। गरिमा जी जो बात कह रही है, पहली बात तो ये है
कि जो बार बार ये चुनाव की बात करते हैं बड़ी आश्चर्यजनक है, क्योंकि उत्तराखंड में लागू हो रहा है और चुनाव हो रहा है पूरे देश का, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो आप उससे क्यों जोड़ रहे हैं? हम तो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा चुनाव से पहले एक वादा किया था और देश प्रदेश की जनता से उसे पूरा कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक कदम उठ रहा है और अगर उत्तराखंड में लागू हो रहा है और कांग्रेस अगर सपोर्ट में है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, लेकिन बात तो स्पष्ट करें। और बाकी जहाँ तक पब्लिक डोमेन में यानी बसीन सर आप ये कह रहे हो कि उत्तराखंड से कोई मैसेज नहीं जाता केंद्र तक? नहीं, देखिए उत्तराखंड में जैसे अभी नकल विरोधी कानून पास किया गया, तो नकल विरोधी कानून लागू तो उत्तराखंड में हुआ, हाँ, लेकिन बाकी पूरे देश में पूरे देश में संदेश देने की किया। बात हो रही है यूसीसी का। देखिए संदेश तो कुछ चीजों का ऑटोमेटिक जाता है। हाँ, तो सर यही बोलिए ना, ऐसा मत बोलिए कि भाई आप उसे 24 से क्यों जोड़ रहे हैं? 24 से तो वो जुड़ेगा ही ना, 24 से तो जुड़ेगा ही सर। कोई दिक्कत आप या तो ये बोलिए कि हम यूसीसी के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, तब मैं आपकी बात मान लूं। भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रारंभ से आप समझ रहे ना, 1.5 साल में 4 बार तारीख बदली गई समिति की, सपने की समिति के कार्यकाल की। कारण यही था कि चुनाव के समय पर लाना था, 6 महीने पहले नहीं लाना था। एक मिनट, संगीता जी को चर्चा में लाओ, बहुत देर से समिति का ड्राफ्ट संगीता जी बन के तैयार है। संगीता जी, ये यूसीसी वाला जो मसला है ना, जरा आपकी जो पार्टी है ना, बड़ा विचित्र हिसाब किताब है। मतलब विपक्ष जहां पर विरोध में खड़ा होता है आप लोग कहते हो कि नहीं हम तो इस मुद्दे के समर्थन में हैं। अब विपक्ष भी कंफ्यूज हो जाता है कि आप हो किस तरफ। उदाहरण के तौर पर 370 का मसला आया, आपने कहा कि नहीं हम तो इसके साथ है, तुरंत जो कह रही बीजेपी उसको करो। फिर राम मंदिर का मसला आया, बोले कि घर घर जाके सुंदरकांड पाठ करवाओ और सरकारी पैसे पर होना चाहिए, बोले जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर। और अब यूसीसी का मसला आया, आपके नेता कह रहे हैं कि नहीं सरकार जो कर रही है उसके साथ हैं हम। ये समझ में नहीं आया, आप लोग साथ हैं या विरोध है इस मसले पर? जरा क्लियर करिए संगीता जी। यूसीसी के मसले पर कभी भी आम आदमी पार्टी ने ये नहीं कहा कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड इसकी प्रयोगशाला बने ये भी आम आदमी पार्टी ने नहीं कहा। आप केंद्र में लागू कीजिए, आपकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। आप किसान के लिए काले कानून ले आते हैं तो आप सोचते नहीं है, आप ड्राइवरों के लिए कानून ले आते हैं तो आप सोचते नहीं है, तो आप यूसीसी में इतना क्यों सोच रहे हैं? आप केंद्र से लागू कीजिए, सब मानेंगे। आम आदमी पार्टी ने शुरू से कहा है कि आप बैठ करके हर वर्ग के व्यक्ति से बात कीजिए, किस तरह से नियम बनने चाहिए उस पर चर्चा हो और उसके बाद एक ड्राफ्ट सामने आए और पूरे देश में लागू हो। लेकिन आप लगातार उत्तराखंड में पिछले 1.5 साल से इसकी बात चल रही है तिलक भाई, और ड्राफ्ट आ रहा है, ये हर बार कहा जाता है। और अब इसकी स्पेशल जो सत्र, विशेष सत्र बुलाया जाएगा, उसमें इसकी चर्चा होगी और उसके बाद, और देखिए आप अभी मसौदा जो है वो सबके सामने नहीं रखा गया विपक्ष की, क्योंकि इनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्व ये विपक्ष को देते नहीं है। जो विपक्ष एक चेहरा होता है जनता की आवाज का, जिसको ये कुछ समझते नहीं, तो इनको तो कोई भी कानून थोपना होता है। नहीं, आपको दिक्कत किससे? यूसीसी से दिक्कत है, मसौदे से दिक्कत है, देरी से दिक्कत है, समस्या क्या है? भाई यूसीसी से कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे देश में लागू कीजिए, उत्तराखंड को इसकी प्रयोगशाला मत बनाइए। आप यूपी को क्यों नहीं बनाते प्रयोगशाला? क्या योगी जी नहीं मान रहे आपकी बात? कि क्या धामी जी ही दिल्ली की बात मानते हैं? दिल्ली के इशारे पर सर ये बात तो बार बार उठ रही ना, आपने उत्तराखंड को क्या प्रयोगशाला, जो भी पहला कदम हो, चलो भाई उत्तराखंड लोग उत्तराखंड, तो ये एक प्रयोगशाला के रूप में है क्या? नहीं, ये नैरेटिव बनाने की विपक्ष कोशिश करता है। नहीं, संगीता जी कह रही है आप लोगों ने प्रयोगशाला बनाया। नहीं, अब उनका मैं क्या वसीम जी, केंद्र में आपकी सरकार है, पूरे देश में लागू कीजिए, सोचिए मत। ये रहती है कि पहले तो केजरीवाल जी कहते हैं राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, लागू करने में क्या बुराई है? उसमें इतना सोचना विचारना क्यों है? जैसा कि भी आपने कहा उसे घर घर पढ़वा रहे हैं सरकारी खर्चे पर, तो आम आदमी पार्टी का तो कोई दीन ईमान नजर ही नहीं आता। एक तरह राम मंदिर विरोध करते थे, पूरे देश में जिस तरह की राजनीति कर रही है वसीम सर, आज वो भी पूरा देश देख रहा है। क्या दीन ईमान बीजेपी का बचा है? उत्तराखंड के लिए क्या यूसीसी ही जरूरी है? बेरोजगारी मुद्दा जरूरी नहीं है, राजधानी जरूरी नहीं है, भू कानून जरूरी नहीं है, पब्लिक के सामने आ जाएगा। बहुत से जरूरी मुद्दे हैं। इस मुद्दे से क्या फायदा उत्तराखंड को होगा, पहले आप तो ये बता दीजिए। इसका निर्णय होगा, ये विधायी प्रक्रिया है जिसको पूरा किया जा रहा है, और उत्तराखंड पहला राज्य होगा और धामी जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि जहाँ पर उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा। राज्य में क्यों ला रहे हैं? जैसे केंद्र में जब ये आएगा तो राज्य की कोई महत्वपूर्णता नहीं बचेगी, तो आप इस तरह के प्रयोग क्यों करते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है? लेकिन अगर उत्तराखंड ने उस काम को कर दिया तो दिक्कत क्या है इसमें? नहीं, एक मिनट गरिमा जी, ये बात क्लियर होनी चाहिए ना। अगर आप विपक्ष का चेहरा है तो विपक्ष के रूप में इस बात को भी आपको साफ स्पष्ट कहना चाहिए कि भाई हमें अगर यूसीसी से दिक्कत नहीं है तो दिक्कत किस बात को लेकर है।
क्या सिविल लॉ में जिन प्रावधानों को बदलने का जिक्र किया जा रहा है या जरूरत महसूस की जा रही है उसको लेकर दिक्कत है या फिर यूसीसी को लेकर दिक्कत है? देखिए, हमारा बस कहना इतना है कि हमारा देश विविधताओं का देश है तिलक जी, और इसकी खूबसूरती भी उसकी विविधताओं में है। इसीलिए इसको अनेकता में एकता वाला देश और गुलदस्ता कहा जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ विभिन्न तरह के फूल रहते हैं। तो हमारा सिर्फ इतना इल्तिजा इनसे रहती है कि ये चीजें थोपने के बजाय, अनिवार्य करने के बजाय स्वेच्छात्मक क्यों नहीं रखते? ये क्यों नहीं लोगों से बातचीत करके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक मत या एक राय कायम करने पर लाते हैं? क्या इनके अंदर ये मादा नहीं है कि ये समाज के हर वर्ग के लोगों को लेकर एक रूपता ला पाए उसमें? अभी आप देखे, मैं लॉ बोर्ड देख नहीं, आपको बुलाया तो था। मुझे पता है हमने बुलाया था, हाँ। लेकिन हम भी आपकी ही तरह पूछते रह गए कि आउटलाइनिंग दे दो, एजेंडा दे दो, डिस्कशन किस पर करेंगे, कुछ तो पॉइंटर्स दे दो, किस दिशा में आपका ये बढ़ रहा है वो बता दो। तो कुछ भी हमें क्योंकि नहीं दिया गया, इसलिए हमें माफी के साथ कहना चाहती हूँ, हमने वहां नहीं जाना ठीक समझा। जब 3 बार रिमाइंडर पत्र भेजे गए इनको समिति को, हमारे अध्यक्ष ने कहा कि कुछ दे तो दीजिए जिसके आधार पर बात हो पाए। मैं ये बात कह रही हूँ तिलक जी, हिंदू पर्सनल लॉ, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ये इत्यादि, और इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी की अगर बात ना भी करें, नहीं, बात तो वही है ना जो आप देखिए, आप घुमा रहे हैं, लेकिन बात यही है जो बात ध्रुवीकरण की आप लोग कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आप जिक्र कर रहे हैं, कानून तो सबके लिए बराबर है ना, वही बात तो वसील सर कह रहे हैं। अभी भी नहीं किया, आप मुझे बार बार वहां लाके पटक रहे हैं। नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मैंने जिक्र ही नहीं किया, लेकिन जिक्र तो वही है कि भाई आप एक वर्ग को ध्रुवीकरण के कारण टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हमारे वहाँ इतने ट्राइबल्स रहते हैं, अथारू है, बोक्सा है, आप हमारे जौनसार चले जाओ, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग संस्कृति है। आप मेघालय चले जाओ, स्त्री सत्तात्मक सत्ता है, पुरुष सत्तात्मक नहीं है। इतने सालों से, वर्षों से जो परंपरा चली आ रही, कैसे बदल देंगे? ये अपने आप को क्या भगवान समझने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? वसीम साहब जवाब दीजिए। ये देश का ताना बाना बिगाड़ देंगे पूरा, ये देश को इतना पीछे धकेल देंगे जहाँ से किसी के बस का नहीं होगा देश को बाहर निकालना। समाज बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। क्या मांगा किसी ने? देश के अंदर मांगा यूसीसी किसी ने? जो मांग रहे हैं युवा रोजगार, वो दोगे नहीं। जो मांग रही है महिलाएं सुरक्षा, वो दोगे नहीं। जो मांग रहे हैं किसान आमदनी, वो दोगे नहीं। कितने शर्म की बात है कि देश जो मांगता है वो देते नहीं, और जो देश मांग नहीं रहा है वो जबरदस्ती छोड़ के चले जाते हो। जो चुनाव में पराजय की हुई है और आगे होने वाली है, उससे बौखलाई हुई है। हमारी कमेटी के लोग जो हैं वो संविधान के विशेषज्ञ हैं। अगर कोई कदम नहीं उठाएंगे तो संविधान के खिलाफ होगा, उस बात को समझते हैं। और जब सामने हमारे आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा उत्तराखंड की जनजातियों की स्थिति क्या है, उनके रीति रिवाज क्या है, आदि आदि के बारे में जो संरक्षण है उस संरक्षण कहीं छेड़ा गया होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो मैं समझता हूँ कि ये बहाना लगाना, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप चुनाव के लिए लेकर आ रहे हैं बसीर साहब? तो कैसे पता चलेगा? आप ये तो कह रही हैं, एक बात जो है आखिरी बात कह दूं, सामने कह जी तिलक जी आखिरी बात कह दूं, जी बोलिए गरिमा। देखिए, मेरे सुनने में ये भी आ रहा है कि इन्होंने ट्राइबल्स को छोड़ दिया है, इन्होंने जनजातियों को छोड़ दिया, उनको टच भी नहीं किया है। इसका मतलब घबराहट है ना कहीं कि नहीं लागू कर पाएंगे। एक देश एक कानून बेमानी हो जाता है जब वो गरिमा दसौनी पर यहाँ उत्तराखंड में लागू होगा, लेकिन तिलक चावला पर नोएडा में लागू नहीं होगा। इसलिए एक देश एक टैक्स की तरह ये भी शिगोफा है, और देश जो मांग रहा है वो तो आप दे नहीं रहे। बेरोजगार युवा रोजगार मांग रहे हैं, किसान जो है मुआवजा मांग रहे हैं, मूल्य मांग रहे हैं, महिलाएं इस देश की चीखों पुकार करके आपसे सुरक्षा मांग रही है, वो आपसे दी नहीं जाती भसीन साहब। एक मिनट भसीन साहब, वो थोपे चले जा रहे हैं। विषय यही है ना, फिर मैं संगीता जी आपके पास आ रहा हूँ। सर, आप तो प्रिंसिपल रहे हैं और सबसे बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, आपने ये बात कही। एक मिनट गरिमा जी, ये तो बताएं। एक मिनट सर, आप तो ये कह रहे हो कि भाई आपने तुरंत फोन किया कि कहा गरिमा जी, संगीता जी, तिलक जी, आप तीनों का कल एग्जाम है। हमने पूछा सर किस सब्जेक्ट पे, आपने कहा नहीं आपको एग्जाम देना है, कल आ जाओ, बस पेपर वहीं देख लेना।
नहीं पेपर नहीं, हमने पहले जो कमेटी ने लेटर भेजा, हमको ही भेजा था, उनको भी किया है। हाँ। इसमें समान नागरिक संहिता पर इनका विचार मांगा गया, और समान नागरिक संहिता की जो परिभाषा है इनको पता होनी चाहिए। 70 साल से अगर कोई बात संविधान में है हाँ। जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अगर कांग्रेस के नेतृत्व को पता नहीं है तो कांग्रेस के नेतृत्व की मानसिकता को आप समझ सकते हैं किस स्तर पर काम करती है। और जो बातें आज ये कह रही हैं, ये बात समिति के सामने कहते हैं ना, डिबेट में क्यों बोल रहे हैं आप? समिति के सामने कहते हैं ये नहीं। ठीक, संगीता जी क्विक रिएक्शन, फिर फाइनल कमेंट बसीन साहब आपसे लूंगा। संगीता जी, वो ये कह रहे कमेटी के सामने बोल देते कि आपको इसकी परिभाषा नहीं मालूम। तिलक भाई देखिए, अभी तक ड्राफ्ट फिर पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आया? अगर सब कुछ भाजपा को ही पता है, सारे नियम कानून भाजपा को पता है, बुद्धिजीवी लोग सारे भाजपा में ही हैं, विपक्ष में कोई नहीं है, तो फिर आप लेकर के आइए ना सामने। जब आप सामने रखेंगे तब उस पर आगे कार्रवाई होगी, बहस होगी कि भाई ये चीज आपने सही नहीं रखी, इस जाति को आपने छोड़ दिया, इस जाति को आपने ज्यादा अधिकार दिया, इसको कम दिया। लेकिन जब ड्राफ्ट ही सामने नहीं है तो उस पर चर्चा कैसे होगी तिलक भाई? और फिर बार बार ये कहना कि विपक्ष अपनी राय नहीं देता, विपक्ष चीजों को नहीं करता, तो इस तरह से आप तो हर चीज थोपते हैं। हमने यह कोई नया तो है नहीं तिलक भाई, हमने पहले भी किसानों का मसला देखा, किसानों से बात नहीं की, नियम कानून ले आए, ड्राइवरों का देखा, तो आप लगातार थोपने का काम क्यों करते हैं? जो जनता को जरूरत है आप वो दीजिए ना, ये तानाशाही रवैया क्यों तिलक भाई? आम आदमी पार्टी भी, उत्तराखंड के लोग भी कह रहे हैं कि स्थायी राजधानी दे दो, आप स्थायी राजधानी नहीं देते, कह रहे भू कानून दे दो, आप वो नहीं देते, तो आप जबरदस्ती वो क्यों खिलाना चाहते हैं जो हम खाना नहीं चाहते? आप पूरे देश में फिर क्यों नहीं लागू करते? अगर आपको यूसीसी से प्यार है, आप चाहते हैं, बसीन सर कह रहे हैं कि 70 साल से वो चीज नहीं हुई, ठीक, आपको कुल मिला के ये संदेह है कि 24 के चुनाव के लिए ये सब कुछ हो रहा है, यही संदेह है ना? इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये 24 के चुनाव के लिए। मैं आप ही की बात मान लेता हूं, मैं आप ही की बात मानता हूं, गरिमा जी की दोनों की बात मानता हूं कि ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 24 के चुनाव में लाभ हो, लेकिन ये लाभ मिलेगा आपको लगता है कि नहीं? तिलक भाई देखिए, पहले तो भसीन सर यहाँ बैठ के आपके चैनल के माध्यम से यही बता दें कि इस ड्राफ्ट को लाने के बाद उत्तराखंड को क्या फायदा होगा, ठीक, क्या युवाओं को फायदा होगा, क्या उन्हें बसीन सर ये वैलिड सवाल, देखिए ये बात गरिमा जी ने भी उठाई और संगीता जी ने भी। मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या यूसीसी आने के बाद उत्तराखंड के बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? क्या यूसीसी आने के बाद अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल जाएगा? क्या यूसीसी आने के बाद जो पेपर लीक हुए थे, हाकम सिंह का हाकिम कौन है, यह बात पता चल जाएगी? और क्या इसका हश्र वही तो नहीं होगा जो सीए और एनआरसी का हुआ यूसीसी को लेकर? प्लीज। नागरिक संहिता है, समान नागरिक संहिता है। हाँ। इस समाज के अंदर जो समानता है, चाहे महिलाओं के अधिकार का सवाल हो, चाहे युवाओं के अधिकारों का सवाल हो, ये सारे विषय जिसमें लिखे गए हैं, और ये अपने आप में एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही हम कर रहे हैं। हाँ। पहली बात नहीं, जरूरत तो भू कानून की भी है राज्य को। हाँ, तो करेंगे, उसको भी करेंगे, उसको भी करेंगे। हाँ, हम जो कहते हैं वो करते हैं। नहीं, कहा तो आपने लोकायुक्त भी था ना सर? लोकायुक्त ठीक हो गया, आपने ये बात कही है, उस पर बहस कर लेंगे, कांग्रेस ने क्या किया। अच्छा, उस पर आज बहस ना करें, अच्छा आज बात नहीं करते, हम करेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि आज एक ऐतिहासिक काम मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में देश के इतिहास में एक पृष्ठ लिखा गया आज की तारीख में, और जब पास होगा तो एक बड़ा घटनाक्रम होगा देश का, तो उसके लिए बधाई देनी चाहिए उनको। और अगर विरोध करना तो जरूर करिए, और विधानसभा में तो सब कुछ खुल के आएगा। ठीक, बात तो सही है संगीता जी, विधानसभा में तो सब कुछ आएगा गरिमा जी, लेकिन फिर इसका विरोध क्यों? और अगर बात बहिष्कार की या विरोध की है, तो जैसे कि आप लोग खुद कह रहे हो कि ये दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार है, तो मुख्यमंत्री जी को करने दीजिए ना, मुख्यमंत्री जी को करने दीजिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी उत्तराखंड की जनता के सामने हो जाएगा। जनता स्वीकार करेगी तो वोट के रूप में ही एक मात्र तरीका है समर्थन का, कोई और दूसरा तरीका तो लोकतंत्र में है नहीं। बसीन सर गलत तो नहीं कह रहा, तो करने दीजिए, तो करने दीजिए ना संगीता जी, गरिमा जी। और विरोध का एक और तरीका है, अगर आप ये कहते हो तो विधानसभा के भीतर जाइए, और अगर ड्राफ्ट में फिर भी आपको कानून में दिक्कत है तो कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। और जहां तक नियम कायदे कानून का जिक्र है, तो यह पहले ही देश के भीतर हो जाना चाहिए था। अगर हिंदुओं के लिए कोई कानून बन रहा है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी जरूरत नहीं थी। थैंक यू सो मच संगीता जी, गरिमा जी और बसीन सर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या उत्तराखंड इतिहास रचने जा रहा है या मसला सिर्फ चुनावी है? अब देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।